Okay, let's come together to learn. वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल में क्लोनिंग जीन्स के लिए काम करते हैं, यानी जीन्स को क्लोन बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक तो वेक्टर होता है बैक्टीरिया का प्लास्मिड और वायरस यानी बैक्टीरियोफेज। ये दोनों वेक्टर हैं और ये ट्रांसफॉर्म करते हैं यूकैरियोटिक सेल को और वो डिलीवरी करते हैं जीन्स की। सही बात है, ये वेक्टर है ना, तो वेक्टर का काम ही होता है कि डीएनए को, जो डिज़ायर्ड डीएनए उसको ट्रांसफ़र करना, डिलीवर करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो होता है एक पैथोजन होता है डाइकॉट प्लांट का, मीन्स जो कि डिजीज़ कॉज करता है। ये डिलीवर करता है डीएनए पीस को जिसे हम कहते हैं टी डीएनए। टी इधर ट्यूमर के लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ट्यूमर डीएनए। ठीक है, इसके पास टी डीएनए होता है और ये ट्रांसफॉर्म करता है एक नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में। और ये ट्यूमर सेल में इसलिए ट्रांसफॉर्म करता है क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स को जो कि पैथोजन को चाहिए। फिर से समझिए क्या चीज़ है ये। इसका मतलब क्या है, हमने पहला पढ़ा था बैक्टीरिया और वायरस, ये एक वेक्टर की तरह काम करते हैं जो कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में जीन्स को डिलीवर करते हैं। दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ये एक पैथोजन है, डाइकॉट प्लांट के लिए है और ये डिलीवर करता है डीएनए पीस को जिसे हम टी डीएनए कहते हैं और वो ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल सेल को ट्यूमर में। और ट्यूमर बनाने के बाद उसमें से कुछ केमिकल्स निकलते हैं और वो इन पैथोजन्स को चाहिए, इसीलिए वो ट्यूमर बनाता है। थर्ड जो हमारा है उसे बोलते हैं रेट्रोवायरस। ये जो रेट्रोवायरस है ये भी एक वेक्टर है और ये ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल एनिमल सेल को कैंसरस सेल में। देखिए अभी डिफरेंस समझ में आ रहा है। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है ये प्लांट सेल को करता है, रेट्रोवायरस जो है वो एनिमल सेल को करता है, बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं वो किसी भी यूकैरियोटिक सेल को अपने जीन को या फॉरेन जीन को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए अब आपको ये समझना होगा कुछ टूल्स हैं जो जीन्स ऑफ इंटरेस्ट को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। ज़रा समझिए, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड यानी टीआई प्लास्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का एक मॉडिफाइड क्लोनिंग वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है, एक मॉडिफाइड क्लोनिंग वेक्टर है। कैसे, ज़रा समझिए। ये हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है, इसका जो हमारा प्लास्मिड है इसके अंदर ट्यूमर इंड्यूसिंग यानी टीआई प्लास्मिड कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें हम फॉरेन डीएनए ऐड करेंगे और उसके बाद ये फॉरेन डीएनए जो होगा वो हम इंसर्ट करा सकते हैं किसी भी प्लांट के सेल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ये पैथोजेनिक होता है प्लांट्स में एक बार अटैक कर देगा, फिर उसके बाद अपने जीन को ये ट्रांसफ़र कर देगा उसके अंदर, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इस तरीके से ट्यूमर इंड्यूसिंग जो प्लास्मिड है वो रियल में वेक्टर की तरह काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं रेट्रोवायरस। अगर रेट्रोवायरस ऐसे तो नॉर्मली एनिमल में क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये एनिमल को अटैक करते हैं तो ये वेक्टर की तरह काम कर सकते हैं। इसे पहले डिसआर्म करेंगे, यानी डिसआर्म रेट्रोवायरस क्या होते हैं, एक वेक्टर की तरह काम कर सकते हैं और वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट के हमारे हैं उनको डिलीवर कर सकते हैं किसी भी एनिमल्स के अंतर्गत। एक और चीज़, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होंगे ये लाइगेट हो जाएंगे सूटेबल वेक्टर में। और हम जानते हैं लाइगेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, लाइगेज एंजाइम से हो सकता है। फिर ये ट्रांसफ़र करते हैं सूटेबल होस्ट में। पहले ये फॉरेन डीएनए वेक्टर के पास जाएगा, वेक्टर के प्लास्मिड में लाइगेट हो गया। अब इस वेक्टर से ये होस्ट के अंदर जाएगा। अब ये होस्ट चाहे तो बैक्टीरिया हो या प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। ठीक है, और फिर इनके बॉडी में जाके ये डिवाइड करने लगेगा। तो ये जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर शो होने लगेंगी। अब देखिए
ये हमारे पास एक डायग्रामेटिक व्यू है प्लांट वेक्टर का यानी टीआई प्लास्मिड का। तो आप समझ सकते हैं क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले ये एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का बात बताया गया है। क्या है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस? ये एक हमारा प्लांट वेक्टर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। इसके बारे में बताया था हमने, ये एक पैथोजन है जो प्लांट को कॉज करता है डिजीज़। इसके पास जो प्लास्मिड होता है इसी को हम कहते हैं टीआई प्लास्मिड। टीआई प्लास्मिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्यूमर को इंड्यूस करता है, इसीलिए इसको टीआई प्लास्मिड कहा जाता है। इसके अंदर एक टी डीएनए होता है और एक रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। इसी रेस्ट्रिक्शन साइट पर फॉरेन डीएनए आकर जुड़ते हैं, ठीक है, इस रेस्ट्रिक्शन साइट पे। और ये जो हमारा डीएनए है टी डीएनए, इसके अंदर हम फॉरेन डीएनए को ऐड करेंगे। तो ये जिस फॉरेन डीएनए को ऐड करेंगे वो ये वाला पोर्शन है, इसको लाके यहाँ हम ऐड करते हैं। देखिए फिर दोबारा, ये फॉरेन डीएनए को लाके हम इस जगह ऐड करेंगे, जिसके कारण देखिए रिकम्बिनेंट टीआई प्लास्मिड बन गया। यहाँ पर बीच में रेड वाला नज़र आ रहा है हिस्सा और बाकी हमारा टीआई प्लास्मिड का ब्लू नज़र आ रहा है। अब इस टीआई प्लास्मिड को इसको हम प्लांट सेल में इंसर्ट कर देंगे, जिनमें रिकम्बिनेंट बन के जो हो चुका है। अब जब हम इस प्लांट सेल में डालेंगे तो इस प्लांट सेल के डीएनए में भी हमारा टी डीएनए इंसर्ट कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टी डीएनए के इंसर्ट होने के बाद एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएंगी और वो क्या करेगा, रीजनरेट करेगा नया प्लांट विद न्यू ट्रेट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक एनिमल वेक्टर के बारे में। एनिमल वेक्टर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। एनिमल वेक्टर में हम जान सकते हैं कि ये हमने यहाँ पर बैक्टीरियोफेज को लिया हुआ है, ठीक है, या रिट्रोवायरस को लिया हुआ है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने रिट्रोवायरस लिया हुआ है। तो आप समझिए, जैसे ही हमने रिट्रोवायरस लिया तो रिट्रोवायरस एक वायरस की ग्रुप होता है जिसके अंदर सेंट्रल डोग्मा उल्टा काम करता है। जानते हैं कैसे काम करता है सेंट्रल डोग्मा? यहाँ पर डीएनए से आरएनए नहीं बनता, यहाँ आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है, इसीलिए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। यहाँ क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, और वो जिस एंजाइम से होता है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक। तो इस रिट्रोवायरस की प्रॉपर्टी आप जानते रहिए, समझे रहिए। अब देखिए क्या होता है, रिट्रोवायरस ने अटैक किया। अब जैसे ही ये होस्ट सेल में आएगा तो अपने डीएनए को ये छोड़ देगा। अब हम जानते हैं इसका जो डीएनए मटेरियल है वो सिर्फ आरएनए है, यानी वायरल आरएनए आया। अब हम जानते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जिसकी मदद से ये वायरल आरएनए क्या बना लेगा, आरएनए डीएनए का हाइब्रिड बनेगा, और फिर उसके बाद ये सिर्फ डीएनए बना के रह जाएगा। तो जो हमारा सेंट्रल डोग्मा का अपोजिट था, आरएनए से डीएनए बना, पहले आरएनए से डीएनए बना, उसके बाद ये डीएनए क्या करता है, इंसर्ट करता है हमारे किसी भी एनिमल सेल के नॉर्मल जीनोम में, मिक्स हो गया। अब जैसे ही ये मिक्स हो गया तो अब ये बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए। देखिए ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है ये अगेन आरएनए बनाएगा। अब आरएनए या वो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाएगा जिनसे कि दोबारा होस्ट सेल बने या फिर हमारा ये पैथोजन बने या ये एक वेक्टर बन जाए। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये दोबारा हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से पहले आरएनए डीएनए हाइब्रिड बना, फिर डीएनए बना, फिर हमारा क्रोमोसोमल डीएनए में चेंजेस आए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन के जितने भी हमारे रेट्रोवायरस हैं वो बनना शुरू कर देंगे। इसके बाद हमारा आता है एक कॉम्पिटेंट होस्ट की बात करते हैं हम, कि कॉम्पिटेंट होस्ट किसे कहते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन जिनके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है। रिकम्बिनेंट डीएनए शुड एंटर सेल टू ट्रांसफॉर्म सेल्स। ये एक बड़ी खास बात होती है। कभी भी जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है, जैसे प्लास्मिड है, इस प्लास्मिड में ये हमारा रिकम्बिनेंट बन गया, ये नया जुड़ गया। अब ये किसी भी सेल के अंदर जब जाएगा या एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, उस सेल को ट्रांसफॉर्म कर देगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो कि डीएनए है वो बिना ट्रीटमेंट के किसी सेल के अंदर नहीं घुस सकता। क्यों? क्योंकि ये एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है।
तो होस्ट को हम कॉम्पिटेंट बनाएंगे कि जिसके कारण उसके अंदर डीएनए इंसर्ट हो सके। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि होस्ट को कॉम्पिटेंट बना सकता है। इसमें सबसे पहला टेक्निक आता है केमिकल ट्रीटमेंट। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप समझिए क्या है पहला। फर्स्ट वन इज़ द केमिकल ट्रीटमेंट। इसमें हम बैक्टीरिया को यानी होस्ट को स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन दैट इज़ कैल्शियम आयन, यहाँ पर हम क्या करते हैं कैल्शियम आयन का स्पेसिफिक कंसंट्रेशन लेते हैं और उससे ट्रीट करा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है उस सेल की या बैक्टीरिया की, और वो डीएनए को एंटर करने देता है सेल वॉल के थ्रू। ठीक, पहला तरीका तो ये है कि कैल्शियम आयन से इसको ट्रीट करा दीजिए और इसके बाद वो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर जाती है। दूसरा क्या होता है, एक होता है हीट शॉक दे सकते हैं, यानी सडन चेंज इन टेम्परेचर, बहुत जल्दी गर्म करेंगे फिर ठंडा कर देंगे। इसके कारण मिक्सचर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए एंड होस्ट सेल्स आसानी से एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन ऑफ होस्ट दैट इज़ होस्ट एंड आरडीएनए। हम कई बार ऐसा करते हैं जो होस्ट सेल्स होते हैं और रिकम्बिनेंट डीएनए होते हैं, इनको इंक्यूबेट करते हैं, रखते हैं कहाँ पर, आइस में, और फिर दोबारा इनको प्लेस करते हैं हम 42 डिग्री सेंटीग्रेड में और फिर दोबारा आइस में रखते हैं। तो समझिए क्या क्या किया हमने। इसके अंदर सबसे पहले होस्ट डीएनए को या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए को आइस के ऊपर रखा। ठीक, आइस पे रखने के बाद फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा और अगेन फिर इनको आइस पे रख दिया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हम घुमाते रहते हैं और इस मेथड के कारण भी क्या होता है आसानी से हमारे जो भी होस्ट हैं वो एंटर कर सकते हैं, होस्ट के अंदर हमारे फॉरेन डीएनए एंटर कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, या तो हम बैक्टीरिया को इनेबल कर दें कि वो रिकम्बिनेंट डीएनए को लेके इसके अंदर ले जाए, तो ठीक है। सेकंड तरीका होता है माइक्रो इंजेक्शन, यानी हम छोटा सा इंजेक्शन दे सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के सहित, वो सीधा होस्ट सेल के अंदर घुसा दिया जाए। कॉमन एनिमल सेल के लिए ये काम किया जाता है। फिर आता है बायोलिस्टिक्स एंड जीन गन, ये भी एक टेक्निक है, जैसा नाम है इसका जीन गन, जीन को कैरी करने वाला गन या बायोलिस्टिक टेक्निक। इसके अंदर होस्ट सेल को बम्बार्ड किया जाता है हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल से। छोटे छोटे हमारे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनसे इंसर्ट करा के हम क्या करते हैं, इंसर्ट करा दिया जाता है। और वो कैसे कराया जाता है, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड के या टंगस्टन के, उन्हीं के ऊपर उनको लगा के और फिर उसको इंसर्ट कराया जा सकता है। इस तरीके से जो माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए के, उनको इंसर्ट कराया जाता है और ये प्लांट सेल में यूज़ होता है। ये ध्यान रखिएगा, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल में, बायोलिस्टिक और जीन गन प्लांट सेल में हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। थर्ड वन है हमारा डिसआर्मिंग पैथोजन, ये मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैथोजन यानी वायरस को डिसआर्म करते हैं। पैथोजेनेसिटी ऑफ वेक्टर इज़ रिमूव्ड, यानी वो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करता है, होस्ट सेल में इंसर्ट करता है, तो वो उसको बीमारी नहीं कॉज करना चाहिए, यानी डिसआर्म्ड पैथोजेंस होने चाहिए। ठीक है, डिसआर्म्ड पैथोजन। फिर ये डिसआर्म पैथोजन वेक्टर जो होता है इसको इन्फेक्ट कराते हैं हम होस्ट सेल में और ट्रांसफ़र करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए में। आप देखिए ये है जीन गन, ठीक, इसको सीधा इंसर्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा है ये एक दूसरा तरीका है जिसके अंदर हम माइक्रो इंजेक्शन दिखाया हुआ है, सीधा इंजेक्ट करके यहाँ कर देंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। Please subscribe, like and share the channel.